Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम शिवानी सिरमाचे है और हाल ही में मैंने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में 11 रैंक सिक्योर की है और मेरा सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की निवासी हूँ। वहीं पर एक छोटा सा गांव है सिराली, वहाँ पर मेरा निवास स्थान है। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की और सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने अपना प्रीलिम्स घर से ही निकाला है। और मेरी फैमिली ने ये कंडीशन रखी थी कि आप अपना प्रीलिम्स घर से निकालिए तो ही आगे जाके आपको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाएगा, जो कि PSC का हब है इंदौर। और फिर मैंने पढ़ाई की और जैसे कि अपने आप को प्रूफ किया और सेल्फ स्टडी की, और जो भी नोट्स थे वो अवेलेबल उनको मैंने पढ़ा और प्रीलिम्स क्रैक करके फिर मैं मेंस के लिए इंदौर आई। और फिर 3 महीने की टाइम पीरियड में मैंने अपना इंदौर में मेंस लिखा और उसके बाद मैंने कुछ टाइम यहाँ पर रुका और फिर 2025 का प्रीलिम्स तब तक आ ही गया था, तो मैंने 25 का प्रीलिम्स यहाँ से दिया और क्लियर किया। उसके बाद मेरा मेंस भी था और फिर इतने में ही इंटरव्यू का कॉल आ गया था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, यहाँ से कुछ लोगों से गाइडेंस लिया एंड देन फिर फाइनली मेरा 22 सितंबर को इंटरव्यू था एंड देन 12 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आया और एज ए डेप्यूटी कलेक्टर मेरा सिलेक्शन हो गया। MPPSC की जर्नी मेरी 2022 से स्टार्ट हुई। 22 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और वो मैंने घर से ही की थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी की है। मेरे घर वालों ने कंडीशन रखी थी क्योंकि इंदौर का खर्चा बहुत है, यहाँ पे कोचिंग और रहना वगैरह सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और फिर हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला था पहले आप प्रीलिम्स यहीं से हमें क्रैक करके बताइए, अपने आप को प्रूफ करके बताइए, उसके बाद हम आपको भेजेंगे। तो मैंने अपने आप को प्रूफ किया, सेल्फ स्टडी की और बहुत मेहनत की और दिन रात पढ़ाई की, सही स्ट्रैटेजी के साथ की और 2024 वाला मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को मैंने प्रूफ किया एंड फिर उन्होंने मुझे इंदौर भेजा ताकि मैं अपनी मेंस की पढ़ाई कर पाऊँ। और मेंस की पढ़ाई मैंने इंदौर से की 3 महीने यहाँ रहकर। यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, मेंटरशिप ली और इस मेंटरशिप के दौरान रिस्पेक्टेड ललित सर, सुजीत सर और कपिल सर का गाइडेंस मिला और भी कई मेरे भैया लोग हैं उनका गाइडेंस मिला, कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनका गाइडेंस मुझे मिला और उन्हीं के गाइडेंस के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से मैंने मेंस क्लियर किया। और फिर अपने इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने फिर इंदौर में रहकर ही की। रिस्पेक्टेड ओझा सर से मैंने इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया और बहुत सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे उनसे भी मैंने गाइडेंस लिया और उनकी गाइडेंस के बदौलत और अपनी मेहनत के बदौलत मैंने इंटरव्यू क्रैक किया एंड फाइनली मेरा 2024 राज्य सेवा परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। अब मैं अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा भैया, अपनी फैमिली को, भगवान जी को और अपने टीचर्स को, मेंटर्स को और मेरे फ्रेंड्स को देना चाहूँगी और उन सभी को देना चाहूँगी जिनका छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन मेरी सक्सेस में रहा है। अब बात हम स्ट्रैटेजी की कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है। बेसिकली तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही होती है, लेकिन हर एक अलग फेज़ में हमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लें कि प्रीलिम्स में हमें क्या करना होता है। तो प्रीलिम्स में हमें ये देखना होता है, हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, हमारा PYQs अच्छे से एनालिसिस हो गए हों। उसके बेसिस पे हमको हमारी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होती है कि कौन सा टॉपिक हमको पहले कवर करना है, कौन सी यूनिट पहले कवर करनी है, कौन सी यूनिट्स कौन से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रही, कहाँ से हमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मुझे वो यूनिट्स पहले कंप्लीट करनी है जो
छोटी हैं, मैक्सिमम मार्क्स कवर करती हैं। तो मैंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारा ये रहता है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, हम उन्हें ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन तभी ख़त्म होती है जब हमारे मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं। तो रिवीजन वाला एक पोर्शन होता है। अब एक पोर्शन होता है प्रैक्टिस वाला। तो प्रैक्टिस भी हमें 2 फेजेस में करनी चाहिए। पहले हमें, जैसे कि मैंने किया, पहले मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट किया। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने MCQs लगाए, काफ़ी सारे MCQs मैंने लगाए। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन की, काफ़ी टेस्ट पेपर प्रैक्टिस किए। उसके बाद मेरा ये होता था कि मैं उसको अब एनालिसिस कर लूँ। एनालिसिस में मेरे एक पेज और एक शीट में लेती थी, उसमें मैं 2 कॉलम बनाती थी। एक कॉलम उन क्वेश्चंस का होता था जो मुझे बनते थे और वो गलत हुए, तो वो मेरी क्यों गलत हुए, मेरी क्या मिस्टेक्स रह गई थी, तो वो कॉलम में वो नोट डाउन करती थी। एंड सेकंड कॉलम में मैं वो नोट डाउन करती थी जिसमें मुझे नहीं आता था, फिर भी वो रैंडमली वो क्वेश्चन सही हो गए, तो मैं उनको एनालिसिस करती थी कि वो किस प्रकार से सही हुए, क्या स्ट्रैटेजी मैंने उसमें लगाई थी, क्या एलिमिनेशन टेक्निक मैंने लगाई थी, तो मैं उसको उसमें नोट डाउन करती थी। इससे मुझे ये फ़ायदे होते थे कि मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता चलता था कि ये गलती हो गई है तो ये मेन एग्ज़ाम में मुझे रिपीट नहीं करनी है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन ये है कि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से डील करूं ताकि मेरे मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आ पाएँ। तो प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी होती थी। और उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व किए हैं। PYQs में जब पढ़ती थी, सिलेबस को अपनी कंप्लीट कर रही होती थी, यूनिट्स कंप्लीट कर रही होती थी, तभी मैं उनको साथ साथ करती चलती थी, जिससे मुझे आइडिया लग जाता था कि एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, किस प्रकार के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उनके फेवरेट क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट का क्वेश्चन फेवरेट होता है, प्रेसिडेंट से आते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं और उसके बाद फंडामेंटल राइट से आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको, इस प्रकार के टॉपिक्स हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो ये अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के दौरान मैंने डिज़ाइन कर लिया था कि इस प्रकार से इस तरीके की चीज़ें मुझे करनी हैं। फिर अब मैं बात कर लूँ मेंस की, तो मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। लेकिन आंसर राइटिंग हम किस प्रकार से करेंगे, तो पहले हमारा उसमें सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के लिए हमको उसका पहले एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। हमें पता हो कि सिलेबस में क्या लिखा है, उसके लिए हमें सिलेबस को पूरी तरीके से याद कर लेना है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कितनी यूनिट है, पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ हमको PYQs एनालिसिस करने हैं। उसके PYQ एनालिसिस हमको इसलिए करने हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है और इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेंस में हमें सिलेबस और PYQs पहले कंप्लीट करने हैं। फिर हमारा काम ये होना चाहिए कि हम शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि हमारा रिवीजन बहुत बार हो सके, क्योंकि हमारे पास 6 दिन होते हैं। उन 6 दिनों को मैनेज करना बिना शॉर्ट नोट्स के पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बैक टू बैक पेपर लिखने हैं, उसके बाद कंटेंट हमें सब याद ही होना चाहिए, इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनका रिवीजन, जितना रिवीजन होगा उतना बहुत अच्छा होगा, हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी और उसके बाद हमारी स्पीड भी आएगी। जैसे कि कई लोगों को टाइम का इशू रहता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, हम सोच ही रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ से डील हो जाती हैं कि अगर हम रिवीजन प्रॉपर कर लें तो हमको ये सारी इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है आंसर राइटिंग। जो आंसर राइटिंग है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो मेंस नहीं है। क्योंकि यदि हमने पढ़ाई कर भी रखी है, हमने काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ रखा है, हमें सब नॉलेज है, लेकिन अब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी कोई महत्व रह नहीं जाता। अगर हमें पता है कि अच्छा ये डेटा है और ये सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें इन्हें कैसे लिखना है, कैसे इनको प्रेजेंट करना है, ये भी तो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने की थी, मेरा ये होता था कि मुझे PYQ सॉल्व करने होते थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी और मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना मेंस भी क्लियर किया था। और उसके लिए मैंने मेंटरशिप ली थी रिस्पेक्टेड ललित सर की, सारांश ICS से, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वहाँ से मैंने किया। और आंसर राइटिंग के बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से करनी होती, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो ये कि हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, हमारे पास 3 घंटे हैं, हमको पूरा पेपर कंप्लीट करना है 2 पार्ट्स को। फिर उसके बाद एक आता है स्पेस मैनेजमेंट और एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट।
तीनों चीज़ों का मिश्रण ही है जो हमारे आंसर को बेहतर बनाता है। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है। 2 मार्कर है तो वो अप्रॉक्स 1 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर वो 7 मार्कर है तो 3 से 3.5 मिनट में हो जाना चाहिए, और यदि वो 10 मार्कर है तो 8 से 9 मिनट हम उसमें ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारी रेंज का है या नहीं। जिसमें हमारी रेंज का आ जाता है उसमें हमें अच्छे से बेस्ट कंटेंट देना है। अब बात करें स्पेस मैनेजमेंट की, तो स्पेस मैनेजमेंट में हमको ये है कि हमको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी देना है एंड कंक्लूजन देना है। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम बॉडी में फ्लो चार्ट्स बना रहे हों ताकि हमारा आंसर अट्रैक्टिव भी दिखे, हमारा स्पेस भी कवर हो जाए, और उसके बाद हम एक एज भी ले जाए हमारे कॉम्पिटिटर से। तो इस प्रकार से हम इस पर स्पेस मैनेजमेंट करेंगे। और फिर इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमारे आंसर्स में हमको वैल्यू ऐड करनी होती है। तो वैल्यू ऐड कैसे करेंगे हम? तो वैल्यू ऐड में हम ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो भी हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट होती हैं, और उसके बाद हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट एंड डेटास कोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं उनको हमें यहाँ पे कोट करना होता है, जिससे हमारे आंसर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है। आंसर राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, एंड यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इंटरव्यू एंड मेंस में हमारे दोनों ही मार्क्स कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ते हैं और हमारा रिजल्ट बनता है। हमारा जितना अच्छा मेंस होगा हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम ज़्यादा अच्छी पोस्ट उठा सकते हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग पे हमको मेन हमारा फोकस होना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए क्या करना है? पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में। हम कैसे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा बैठने का तरीका कैसा है, हमारे व्यू पॉइंट्स कैसे हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें इंटरव्यू में ध्यान रखनी होती है। लेकिन इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप हो जाए ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही होती है। जब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमें डे 1 से ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें पर्सनैलिटी पे हमारे काम करना है। हम पहले सोचते हैं कि हम बाद में पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, इंटरव्यू आएगा तब। ऐसा नहीं है, ये हमारी गलती होती है। मैंने हमेशा से अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। अब हम अधिकारी बनने जा रहे हैं तो वो लेवल का हमें सोचना चाहिए, उस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए डे 1 से। और इसके लिए हम हॉबी भी डेवलप करें, अच्छी हॉबी रखें जिससे कि हमें मेंस में भी हेल्प मिले। जैसे कि मेंस बहुत हेक्टिक होता है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी को कवर करना होता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। तो उसके लिए हमारी हॉबी भी हमें काफ़ी हेल्प करती है। और इंटरव्यू में तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हॉबी से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इस हॉबी पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी हॉबी अच्छी हो और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं और वो रियल हो, फेक ना हो। उसके बाद हम इंटरव्यू में ये देख सकते हैं कि हम गाइडेंस ले लें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसको थोड़ा देख लें। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं इंटरव्यू के बाद के, जो भी इंटरव्यू दे के आते हैं कैंडिडेट्स की, किस प्रकार से उनसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है और हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं हमें वो पता चल जाता है। और इंटरव्यू के लिए हम फ्रंट कैमरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि हम घर पर बैठ के ही अपने आप की पोजीशन को देख सकते हैं कि हम ठीक बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, हम किस तरीके से बैठे हैं और किस तरीके से हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट कैमरा प्रैक्टिस से भी पता चल जाती है। और इसके बाद न्यूज़पेपर हमें फॉलो करना है रेगुलरली, अपने व्यू पॉइंट्स को डेवलप करना है, हमारे व्यू पॉइंट्स हम किस प्रकार से रख रहे हैं वो करना है। उसके बाद इसमें ग्रुप जो रहता है, एक फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो आपके मॉक्स ले लेते हैं, आप उनके मॉक्स ले लेते हैं, वो आपको चीज़ें बता देते हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देते। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। बाकी मेंटर्स का रोल तो होता ही है, तो इंटरव्यू के लिए हम ये कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके पहले ही बता दिया। इतने सारे पेपर्स हैं, रिवीजन करना होता है, कंटेंट हमें ब्रेन में याद रखना होता है, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दिन में हमें 6 पेपर लिखने हैं, तो उसके लिए हमें सेल्फ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स पे काफ़ी फोकस रखना चाहिए। अब सेल्फ नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स का ये है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। यदि कोई बुक से कंफर्टेबल है, वो बुक को उन्होंने बहुत बारी पढ़ लिया है, रिवाइज़ कर लिया, तो वहीं पे वो हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना नोट्स के नहीं हो पाती हैं, तो उसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किया और उसमें मेन जो कीवर्ड्स होते हैं, डेटा फैक्ट्स होते हैं, हमने उसको नोट डाउन कर लिया और उसको फिर हमने बार बार रिवाइज़ किया। उससे क्या रिविज़न भी आसान हो जाता है। जब भी हम टेस्ट सीरीज़ भी लगाने जाते हैं तो उसको हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम हमारी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जिससे हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे और हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सेल्फ नोट्स हम इस तरीके से बना सकते हैं।
और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा रिवीजन किस प्रकार से हो। तो रिवीजन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इस प्रकार से रिवीजन करती थी, जैसे मैंने आज पढ़ाई की है तो उसके बाद मैं अगले दिन उसे पढूं, फिर उसको मैं संडे को पढूं एंड उसको फिर मंथ के एंड में एक बार और पढ़ लूँ। तो इस तरीके से एक मंथ में मेरे 3 रिवीजन हो जाते थे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ तो सेम प्रोसेस में सभी टॉपिक्स के लिए रिवाइज़ करती थी और रिवर्स करती थी। और इस तरीके से मैंने अपना रिवीजन किया। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है और उसके बाद जो PYQs हैं वो हमें घर पे बैठ के ही करने हैं। और इसके लिए हम एक स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं कि हम विद इन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है हम कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसको बिल्कुल फोकस एरिया में रखें अपना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से सिलेबस और PYQs एनालिसिस करने हैं। तो सिलेबस एनालिसिस करने का यही होता है कि हमें किस प्रकार से यूनिट्स हैं, हमारी कितनी यूनिट्स हैं, हमें कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट कौन सी है, कौन सी हमारे से पहले कवर हो जाएगी एंड हमको जिसमें पहले कंफर्टेबल हो रहा है हम उस यूनिट से स्टार्ट करें ताकि हमें एग्जॉशन भी ना हो और हम उसको ईजिली कवर कर पाएँ। तो इस तरीके से हम सिलेबस के साथ जा सकते हैं। इस तरीके से PYQs भी देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से हमको ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या क्या डायमेंशन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि अब कुछ गरीबी वो पूछ रहे हैं तो गरीबी क्या है, उसके बाद कोई बड़े इंस्टीट्यूट से कोई डेफिनेशन हो रखी है तो वो कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। अभी कोई रिपोर्ट आई है जैसे नीति आयोग अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं तो वो निकालते हैं तो उसमें क्या स्टेट्स की रैंकिंग हुई है, भारत में क्या पॉवर्टी रेट है, उसके बाद कौन कौन से डायमेंशंस में हमारा और कौन कौन से एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये पूछे जा सकते हैं। तो दोनों एरिया हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं PYQs में। तो इस तरीके से हमें PYQs एनालिसिस करने हैं। अब हमारा ध्यान में हमें ये रखना चाहिए कि हमारा एक स्टडी प्लान रेडी हो, इसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करें। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा एक वीकली प्लान हो, एक मंथली प्लान हो, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि हमें इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि हमारा एक डेली शेड्यूल हो। अब डेली शेड्यूल में एक नाइट पहले ही हम इसे डिवाइस करके रख सकते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं, उस यूनिट का कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, उसको हम हमारे शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है कि हमारा रिवीजन स्लॉट भी हमको इसमें डालना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे हम रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन मॉर्निंग में हम जैसे ही सो के उठते हैं तब रिवीजन हम कर सकते हैं। इससे बहुत हमें चीज़ें याद रहती हैं, कंफर्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा चले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। एक डेली होना चाहिए, एक हमारा वीकली होना चाहिए और एक मंथली होना चाहिए। तो डेली की मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से होना चाहिए। हमें पहले यूनिट डिसाइड करनी है कि कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है, उसका कौन सा टॉपिक करना है। तो ये हमने हमारे शेड्यूल में नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमको इसमें एक रिविज़न स्लॉट बनाना है। अब ये स्लॉट हम हमारी ईज़ के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेफर करती थी कि मुझे मॉर्निंग में रिविज़न करना सही लगता था। जैसे मैं सो के उठती थी तो माइंड एकदम फ्रेश रहता था, इन चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती थी। तो मेरा ये रहता था, आप आपकी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं आपको रिवीजन स्लॉट कब रखना है। एक मॉर्निंग में और एक हमें रात में रखना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, तो हम उसको एक्टिवली रिकॉल कर पाएँ, तो जिससे कि हमें याद रह जाए कि हमने ये पढ़ा है। और आगे भी कभी ऐसा होता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, चीज़ें हमें याद रहती हैं। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा सेक्शन अलग रखना चाहिए कि आज हमने क्या क्या गलतियाँ की, हमने क्यों हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसका एक सेक्शन अलग रखें। इस प्रकार से हम हमारा डेली शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा वीकली और मंथली, जिसमें हमें कितनी यूनिट्स करनी है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कितना पेपर हमको कवर करना है, ये अब आप आपकी ईज़ से इसे प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का बहुत रहता है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी सोशल मीडिया का यूज़ किया है, जिसमें कि हम सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। आप इसको अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टाइम वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अपना टाइम यूटिलाइज़ किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे कि यदि हम इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं तो उसमें अगर हमारा कोई रोल मॉडल है, कोई हमारे ऑफिसर से हम इंस्पायर हैं तो उन्हें देख सकते हैं, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वो पोस्ट डालते हैं, जीके डालते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे होते हैं, एनिमेशन के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं जो भी हमारे सिलेबस के टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है या फिर उसके बाद अल नीनो ला नीनो है, नहीं समझ में आ रहा तो उन वीडियोज़ के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद जनसंपर्क जैसी इंस्टाग्राम पे पेज होता है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमें सरकारी
जो भी प्रयास हैं उनके बारे में हम अपडेट रहें, उसे हम हमारे आंसर्स में भी डाल सकते हैं, एंड इंटरव्यू के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस प्रकार से हम नीति आयोग की जो वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल होते हैं, जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे होते हैं, इंदौर या कहीं बड़ी जगह नहीं जा पाते, उनके लिए तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यूट्यूब यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान यूट्यूब का यूज़ बहुत ज़्यादा किया था। मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी मैं यूट्यूब पे डालती थी, और मैं उसको कंटेंट को मैंने ढूंढा और उसको अच्छे से सुना, उसको 2-3 बारी देख लिया, उसके अपने नोट्स बना लिए। इस तरीके से यूट्यूब ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से बाकी की जो वेबसाइट है उनको भी आप इस तरीके से यूज़ कीजिए। तो ये सोशल मीडिया को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन जैसी समस्याएं भी फेस करनी होती है। तो हमें डिमोटिवेशन कब होता है? जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है कि हमें क्यों करना है। तो पहले आप अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपको क्यों करना है। अगर आपका जेन्युइन रीज़न होगा तो डिमोटिवेशन आएगा भी, तो आप फिर से अपने आप को चेयर अप कर लोगे, फिर से मोटिवेटेड हो जाओगे। अब डिसिप्लिन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन एक टाइम तक रहता है, लेकिन जो डिसिप्लिन हम डेवलप करते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म हेल्प करता है कि हमें उठना है, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, और उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद रिविज़न करना है। ये करना है तो मतलब हमें करना ही है। तो इस प्रकार का डिसिप्लिन हमें डेवलप करना है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू सक्सेस। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो मैंने भी अप्लाई किया था, एंड आप सभी को भी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन का ही आजकल माहौल चल रहा है, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ कोचिंग करना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं बाहर जाके पढ़ना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाले सोर्सेज से कुछ नहीं होगा, नए आए हैं वो नए सोर्सेज लो, कुछ बोलते हैं कि हमने तो बिना नोट्स बनाए कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो आंसर राइटिंग हमने लिमिटेड की। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि मेरा तो ये था कि मैं पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करूं, मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है और क्या चीज़ मुझ पर सूट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है चीज़ें करती थी। तो इस तरीके से मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हुई नहीं। जैसे कि मैं इंदौर में नहीं भी थी तो मेरा क्लियर था कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, घर से ही क्लियर करना है, तो मैंने वो किया। मुझे कभी ये नहीं लगा कि और दोस्त भी थे जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं कभी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि कोचिंग वगैरह का हो गया, तो ये इंडिविजुअल निर्णय होता है कि हमें लेनी है या नहीं लेनी है। यदि हमें पढ़ के समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हम खुद से कर सकते हैं, और यदि हमें किसी की हेल्प लग रही है तो उसमें कोई भी संकोच की बात नहीं, हमें ले लेनी चाहिए। तो ये हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों से, भटकाव से बच सकते हैं। और हमें बिलीव करना है, सेल्फ बिलीव सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कर रहे हैं तो हम कर लेंगे। हमें ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आज ये वैकेंसी आई तो उसमें डाल दें, वो आई है तो उसमें डाल दें, या फिर अपने सोर्सेज को बदल लें। तो इस तरीके की चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स हैं जो कि हमें ले डूबती हैं, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कुछ सेल्फ टिप्स देना चाहूँगी जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारी MPPSC की जर्नी की ही बात करें किसी पर्सन के लिए छोटी हो सकती है एंड किसी पर्सन के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें किसी भी फेज़ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप पे लगातार काम करते रहना है कि जैसे कि हम अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करें, चीज़ों को देखें और कौन कौन से एरिया पे हमें काम करना है ये आइडेंटिफाई करें। इससे हम कम समय में बेहतर तैयारी के साथ अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी वीकनेसेस के बारे में पता हो। जब पता होगा तभी उस पर हम काम कर पाएंगे। और उसके बाद अपने प्रति हम जिम्मेदार और ईमानदार रहें कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खोलकर सिर्फ हम बैठे नहीं हैं। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। यदि हमने अपने आप से झूठ बोला है तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल है कि वो दिखाएगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी थी, उसके कारण ही जो है हमारा रिज़ल्ट आज सकारात्मक नहीं आ पाया। तो अपने लिए आप जिम्मेदार रहिए, उसके बाद ईमानदार रहिए। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक हॉबी बहुत अच्छे से डेवलप कर लीजिए जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मेंटल हेल्थ के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी आदि चीज़ें देखने को मिलती ही हैं हमें प्रिपरेशन के दौर में, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। तो इन सब से निपटने के लिए हमें हॉबी चाहिए, इंटरव्यू के लिए भी हॉबी चाहिए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी हम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हम उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरा पेपर था, मेरा मेंस था
और मेंस के टाइम पे में ही मैं बीमार हो गई थी और पूरे 6 पेपर मैंने अपने फीवर में लिखे एंड उससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पे भी दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग फिज़िकल हेल्थ पे अपना ध्यान रखें। उसके बाद मेडिटेशन वगैरह प्रॉपर करते रहें। उसके बाद ये बोलना चाहूँगी कि अपने माता पिता इन सब का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेते रहें। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो सब करते हैं और सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा एक लक फैक्टर भी हो जाता है। वो लक फैक्टर हमारा ऐसे ही मजबूत बनता है कि हम अच्छे काम करें, कर्म करें। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी बोला गया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। तो हमें किसी की भी हेल्प करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। इससे हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा होता है एंड दूसरों की हेल्प तो हम कर ही रहे हैं। इससे यूनिवर्स से जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड हम जल्दी से जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। उसके बाद अच्छे फ्रेंड्स रखिए, अच्छी संगति रखिए और कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो। अपने रोल मॉडल को रखें, जिससे कि चेयरअप भी रहेंगे, आप उनसे सीखेंगे और लगातार सीखने की कोशिश कीजिए और अपनी गलतियों पे काम कीजिए। गलतियों पे काम करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ, यहाँ पे गलत था और यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी एक प्लान बी हम रख सकते हैं और प्लान बी हमें कब उसके तरफ एग्जीक्यूट करना चाहिए कि हाँ, अब हमारा यहाँ पे 100% हो चुका है, हमारा सैचुरेशन लेवल हमने अचीव कर लिया है, अब हमारे पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं बचा है। तो उसके बाद हमें प्लान बी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है। तो इन सब के प्रेशर को झेलते हुए प्लान बी होना भी आवश्यक है, लेकिन प्लान बी का इम्पैक्ट आपके प्लान ए पे नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका हमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना चाहिए। डेली नॉलेज ट्रैक को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, टॉपर्स स्टॉक लाके और स्ट्रेटजी लाके, जिससे कि बच्चों को मदद मिले, स्पेशली उन बच्चों को जो बाहर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच डेली नॉलेज ट्रैक।